बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि हमने पिछली लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, प्राचीन भारत से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे जो आज हम उस टॉपिक को पूरा करेंगे। आज की वीडियो है जो कुछ दिनों से डिले हो गई थी थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से, तो पूरी कोशिश करेंगे हम कि आइंदा आपको कभी वीडियो डिले ना हो, डेली बेसिस पे आपको जो है रूटीन से लेसन मिल जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप सब के जो भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं उनके अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना सको तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल में आज हम भारत के आधुनिक इतिहास के कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो हमारा, फोर्ट सेंट लुइस एक डैश किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। क्या आंसर आता है दोस्तों? फ्रांसीसी। तो फोर्ट सेंट लुइस फ्रांसीसियों का एक किला बनवाया था जो भारत के पूर्वी तट पांडिचेरी में स्थित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंदरनगर यानी कि चंदनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक डैश था। क्या था? एक कॉलोनी थी। इस कौन सी कॉलोनी थी? फ्रेंच कॉलोनी। देखो, फ्रेंचों पर चंद्रनगर यानी कि चंदनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई यह एक फ्रेंच कॉलोनी थी जो फ्रेंच देश के लोगों ने भारत में बसाई थी। ठीक है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश राजधानी क्या थी? ठीक है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? यानी कि फ्रांसीसियों ने अपना मुख्य जो नगर बसाया था या अपना जो मुख्यालय बनाया था वो कहाँ पर था? क्या नाम आता है? पुडुचेरी, जिसको हम पौंडीचेरी के नाम से भी जानते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पांडिचेरी यानी कि पुडुचेरी थी। सन 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की थी। ये देखो जो दोस्तों, बस्ती शब्द है इसके स्थान पर आपको फैक्ट्री भी शब्द मिल सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया। तो नाम आता है फ्रांसीसी। जो वांडीवास का युद्ध था दोस्तों सन 1760 के अंदर जनवरी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पूर्ण रूप से पराजित हो गए थे। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में सर आयरकूट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? काउंट डी लाली ने किया था। यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे एग्जाम के अंदर बार बार। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, सन 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां से इनकार कर दिया था? ये देखो दोस्तों, क्या नाम आता है? बर्मा। सन 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेजी सैनिक होते थे उन्होंने समुद्र मार्ग से लड़ने से मना कर दिया था। कहां पर? किस देश के अंदर? बर्मा के अंदर। सन 1824 में सिपाहियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला था, जिसे सिपाहियों ने क्या कर दिया? मना। कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि उस समय समुद्र पार यात्रा करना धर्म विरुद्ध एवं जाति से भ्रष्ट होना माना जाता था। जो इस समय धर्म था, धर्म अपने चरम सीमा पर था। लोग धर्म के कारण सब कुछ छोड़ देते थे, इसलिए धार्मिक कारण माना जाता है कि क्यों समुद्र पार नहीं कर पाए लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हो गई थी? यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, एक शब्द आ रहा है बंगाल की दीवानी। दीवानी का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी काम है उसको हैंड ओवर करना। हैंड ओवर का मतलब क्या है दोस्तों? अपने हाथ में ले लेना। यानी कि सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है पेपर के अंदर कि बंगाल का पूरा कार्यभार अंग्रेजों ने अपने हाथ में कब ले लिया था? नाम आता है 1765। क्योंकि 1765 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और देखो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें अंग्रेज पूरी तरह से जीत गए थे। उन्होंने जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मोहम्मद सम्राट शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था। ठीक है। और बंगाल के शासक को भी हरा दिया था और पूर्ण रूप से बंगाल को ऊपर कब्जा कर लिया। फिर 1765 में इन्होंने शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। ठीक है।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला दोस्तों, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी अधिकरण की थी? 1765। अभी हमने पढ़ा है ये। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी? अभी बताया देखो मैंने दोस्तों, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना के ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बहुत इंपॉर्टेंट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के शासन पर बैठता था, यही पूरे भारत का नियंत्रण करता था, जो को क्या कहलाता था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था इस समय पर, तथा मीर कासिम जो इस समय बंगाल का नवाब था। इन तीनों की सेनाओं को पराजित कर दिया था अंग्रेजों की सेनाओं ने। और अंग्रेजों की सेना की कमान किसने संभाल रखी थी दोस्तों? मेजर हेक्टर मुनरो। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? नाम आता है मेजर हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के परिणाम से प्लासी के निर्णयों पर मुहर लग गई थी। प्लासी का युद्ध, ठीक है। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, देखो दोस्तों, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? नाम आता है 1765। देखो इलाहाबाद की दोस्तों दो संधियां हुई थी, एक तो इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य होती है? शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके मध्य होती है? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी बक्सर की लड़ाई के पश्चात, तुरंत पश्चात 1 साल बाद, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी यानी कि नियुक्त करना शुरू कर दिया था। इन निवासियों का कार्य कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक हितों को बढ़ाना था। अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य के अंदर बहुत छोटे छोटे जैसे हमारी क्या आती हैं, सल्तनतें आती हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पर देखते हैं, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदर जंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया। कहाँ पर करवाया था दोस्तों? दिल्ली के अंदर करवाया था। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे में स्थित सफदर जंग के मकबरे का निर्माण 1754 ईस्वी में दिल्ली में करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन माना जाता है? देखो दोस्तों, वाजिद अली शाह। क्या नाम आता है? वाजिद अली शाह। सन 1847 से 1856 तक शासन किया इसने अवध पर। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था। जो लॉर्ड डलहौजी था, इसको कुशासन की नीति या हम क्या बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, इसने एक नीति बनाई थी कब्जा, जिसपे ये क्या कर लेता था? अलग अलग राज्यों पर कब्जा कर लेता था, ठीक है। तो कुशासन किसी, जैसे झांसी की अगर हम बात करें, झांसी पर इसने कब्जा किसके रूप में किया था? उसने औलाद ना होने के कारण कि भाई कोई क्या नहीं कर सकता, इसका शासन ग्रहण नहीं कर सकता, तो कब्जा कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही निर्दयी वायसराय या गवर्नर जनरलों में से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था? सही आंसर आता है दोस्तों इसका, क्या आता है? बक्सर की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था, ठीक है। इन निवासियों का कार्य कंपनी के राजनीतिक या वाणिज्यिक हितों का बढ़ाना था, ठीक है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, बाकी हम कल पढ़ते हैं।